बात 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब 800 महार 28,000 मराठाओं को हराकर दलितों के इतिहास की गाथा लिख रहे थे। जिस सवर्ण इतिहासकारों ने अपने ढंग से इसे मोड़ दिया, या ये कह सकते हैं कि ये दबा दिया। वक्त था 1818 का। तब पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा मिलकर अंग्रेजों पर हमला करने लगे। पुणे जा रहे थे। तब उनका सामना हुआ 800 सैनिकों की टुकड़ी से, जो पुणे में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी। पेशवा 2000 सैनिक भेजकर इस टुकड़ी को तबाह करने का आदेश देते हैं और तब शुरू होती है लड़ाई, महार बनाम मराठाओं की लड़ाई। वो लड़ाई जिसे इतिहास में वीरों की लड़ाई के तौर पर देखा जाएगा और हमेशा लिखा जाएगा। असल में 12 घंटे तक चली इस लड़ाई से मराठाओं के हौसले जवाब देने लगते हैं और वो अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़ाई में जो महार लड़ रहे थे वो योद्धा थे। योद्धा तलवारबाजी करते हुए पीछे की तरफ खिसक रहा हो, पैरों के बल गिर रहा हो। जिस टुकड़ी से मराठा सैनिक भिड़े थे उसमें ज्यादातर फौजी महार दलित समुदाय के थे। उनका ताल्लुक बॉम्बे नेटिव इन्फैक्ट्री से था। इस लड़ाई का जिक्र जेम्स ग्रांट डफ की किताब ए हिस्ट्री ऑफ द मराठास में भी मिलता है, जिसके अनुसार भीमा नदी के किनारे हुए इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों ने 28,000 मराठाओं को बुरी तरह पीछे खदेड़ दिया और पेशवा के 500-600 सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। इसी बाबत भारत सरकार ने महार रेजिमेंट पर 1981 में एक स्टाम्प भी जारी किया था। लेकिन सवर्ण इतिहासकारों ने अपनी चालाकी से अपनी विफलताओं को छुपाते हुए दूसरों की सफलताओं को उनके हक में लिखा। महारों के लिए लड़ाई अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपने सम्मान की लड़ाई थी, क्योंकि पेशवा शासक महारों से अछूत वाला व्यवहार करते थे। दलितों की स्थिति इतनी बुरी थी कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिटते चले जाएं। यही नहीं, उस वक्त दलितों के गले में एक बर्तन भी लटकाया जाता था ताकि वो उसमें थूक सकें और उनके थूक से कोई सवर्ण अपवित्र ना हो जाए। कुएं और पोखर से पानी निकालने को लेकर भी उनके साथ भेदभाव होता था। वहीं कुछ इतिहासकारों की इस लड़ाई को लेकर एक अलग राय भी है। उनका मानना है कि महारों ने मराठाओं को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। तो सच आखिर क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारतीय न्यूज देख रहे हैं। क्यों महार अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे? महारों की इस विजय की याद में विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी, जहां दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और पूजा पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए जुटते थे। 1 जनवरी 2018 को हिंदुत्ववादी ताकतों ने इन दलितों पर हमला किया था, जिसे आज भीमा कोरेगांव केस के नाम से जाना जाता है। हम आपके सामने लाए हैं भीमा कोरेगांव की कहानी, जो समय के दायरे में कहीं खो गई है। एक कस्बा है कोरेगांव, जो भीमा नदी के किनारे पुणे से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पुणे के बीचों बीच है शनिवार वाड़ा का किला, जो मराठा साम्राज्य के वैभव का भी प्रमाण है। और मैं आपके को ले चलता हूं 1817 की दरमियान शाम में, जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी भीमा नदी के किनारे लड़ा जा रहा था। बाजीराव पेशवा की सेना युद्ध क्षेत्र में शनिवार वाड़ा का किला हार चुकी थी और पेशवा युद्ध क्षेत्र से कोंकण की तरफ कूच कर रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल स्मिथ शनिवार वाड़ा को कर्नल बर्ग के हवाले कर पेशवा पीछे जाना शुरू करते हैं। लेकिन स्मिथ को एहसास है कि सिपाहियों की संख्या कम हो गई है। पेशवा को पकड़ भी लिया तो इतने सैनिक पेशवा की सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। कर्नल बर्ग को आदेश दिया जाता है कि पूना से कुछ सिपाहियों को तुरंत कोंकण रवाना करें। कोंकण की तरफ से जनरल पुलित्जर के नेतृत्व में कंपनी की सेना को भेज दिया जाता है। इस टुकड़ी के भेजे जाने की खबर पेशवा तक पहुंच जाती है, अतः वो अब दूसरी दफा अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब पेशवा कोंकण की बजाय अपना रास्ता नासिक की तरफ मोड़ लेते हैं। तब उन्हें एक बार फिर स्मिथ की लड़ाई का आभास होता है। रास्ता तीसरी बार फिर बदल जाता है और पेशवा एक बार फिर पूना की तरफ कूच कर जाते हैं।
कर्नल बर्ग के गुप्तचर पेशवा के हर रास्ते पर कड़ी नजर रख रहे थे। फिर आता 31 दिसंबर 1817 का दिन, जब शिरूर से कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री के दूसरी बटालियन के 834 लोगों का लश्कर पूना की तरफ बुलाया जाता है। इसमें 500 जवान, 300 घुड़सवार, 24 जवान मद्रास तोपखाने के और 2 6 पाउंडर तोप के साथ आ रहे थे। यह बटालियन रात में 45 किलोमीटर दूरी चलने के बाद सुबह करीब 10 बजे भीमा नदी के किनारे कोरेगांव पहुंच जाती, जिसकी कमान संभाल रहे थे कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टोनटन। अब होता क्या है, ये तो वहां पर पहुंच जाते हैं। अगले दिन यानी 1818 को 1 जनवरी को लड़ाई होती है और महार रेजिमेंट के सिपाही मराठाओं को बुरी तरह जख्मी कर पीछे धकेल देते हैं। अब आप सोचिए, 800 महार सिपाही, हजारों की संख्या में मराठा, और वो लड़ाई जीतता कौन है? महार। 1 जनवरी 1818 को लड़ाई होती है और महार रेजिमेंट के सिपाही मराठाओं को बुरी तरह पीछे ढकेल देते हैं, जख्मी कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? 2 तारीख की सुबह उन सभी पोस्ट पर कब्जा कर लिया जाता है जिन पर पिछली रात तक पेशवा का कब्जा हुआ करता था। पेशवा हमला रोक देते हैं। इस युद्ध में कंपनी के 111 जवान मारे जाते हैं और 149 जवान घायल हो जाते हैं। वी लोंगर की किताब फॉर फ्रंट फॉर एवर द हिस्ट्री ऑफ द महार रेजिमेंट के मुताबिक ईस्ट इंडिया की तरफ से लड़ते हुए इस युद्ध में कुल 22 महार, 16 मराठा और 8 राजपूत सैनिक भी लड़ते हुए मारे जाते हैं, जबकि कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद डेटा के हिसाब से 500 से 600 पेशवा सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अनुमान भी लगाया जाता है। इस देश ने हजारों साल तक गुलामी झेली है, सैकड़ों साल तक मुगलों ने राज किया और फिर अंग्रेजों का राज चला। इतिहासकार इसकी अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन किसी की नजर देश के गुलाम बनने में वर्ण व्यवस्था या मनुवादी सोच पर नहीं गई, जबकि यही एकमात्र सबसे बड़ी वजह है। इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में सबसे ज्यादा आबादी शूद्रों की थी, जिन्हें अस्त्र शस्त्र उठाने की मनाही थी। उन्हें शहरों गांवों के बाहर फेंक दिया गया। चंद राजपूत युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो रहे थे और सत्ताधारियों ने सबसे बड़ी जनसंख्या को अछूत बनाकर उन्हें सेना में भर्ती ना करके देश को कमजोर बनाया हुआ था। सत्ता और लालच का घनघोर इनसिक्योरिटी के चलते यह देश बाहरी ताकतों की गुलामी झेलता रहा, लेकिन अछूत सेना में भर्ती हो यह किसी को गवारा नहीं था। यही स्थिति आज भी बनी हुई है। शूद्रों की बड़ी संख्या को अगर सेना में भर्ती किया गया होता तो उनके हाथ में तलवार दी गई होती तो देश कभी गुलाम नहीं होता, आज भी सोने की चिड़िया होता। और भीमा कोरेगांव की लड़ाई इस बात का जीता जागता सबूत है। इतिहासकार और आलोचक प्रोफेसर ऋषिकेश कामले कोरेगांव भीमा का एक पक्ष बताते हैं। वो दावा करते हैं कि महारों ने मराठाओं को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। महार ब्राह्मणों से आग्रह कर रहे थे कि वे उनकी तरफ से अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया, जिससे दलितों में नाराजगी बढ़ गई। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज से जाकर मिल गए। अपनी ताकत और अपना जौहर दिखाने का अवसर उन्हें मिल गया। ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें बुरी तरह हराया भी। ये मराठाओं के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। कामले कहते हैं कि महारों और मराठाओं के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था ही नहीं, और ऐसा इतिहास में भी कहीं लिखा नहीं है कि महार और मराठा ब्राह्मण आपस में लड़ते थे। असल मसला ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई होती ही नहीं और ये महार मराठाओं के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते। अब सवाल यहीं पर आता है कि जब ये ब्राह्मण बनाम महार थी तो मराठाओं का नाम क्यों लिया जाता है? इस जवाब में कामले कहते हैं कि जो मराठा थे उनका नाम इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठाओं से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ब्राह्मण ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे, इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। अब इसकी याद में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की गई है,
जहां हर साल जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए वहां इकट्ठा होते हैं। इसे दलितों की अस्मिता का केंद्र बनाया गया था। बाबा साहब अंबेडकर ने उनके पिता रामजी मोलजी सकपाल, जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सूबेदार थे, उनके जन्म के एक साल बाद मई 1892 में ब्रिटिश शासन ने सेना के लिए मार्शल रेस थ्योरी को अमल में लाना शुरू किया और मई 1892 से महार रेजिमेंट में नई भर्ती बंद कर दी गई। अंबेडकर महार जाति से आते थे। महाराष्ट्र की इस जाति का सैनिक इतिहास शिवाजी के समय से शुरू होता है और शिवाजी के दौर से आखिरी पेशवा तक महार मराठा सेना का हिस्सा हुआ करते थे और किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को जब सैनिकों की जरूरत पड़ी तो महार रेजिमेंट को फिर से शुरू किया गया, लेकिन 1918 के युद्ध के बंद होने के बाद महार रेजिमेंट को फिर से बंद कर दिया गया। 1927 में अंबेडकर ने पहली दफा अंग्रेजों के सामने सेना में महारों को बहाल करने की मांग रखी थी। इस सिलसिले में वो पहली बार भीमा कोरेगांव आए। यहाँ उन्होंने महार युवकों से अपनी क्षत्रिय परंपरा को जारी रखने की अपील की। इसके बाद वो कई दफा भीमा कोरेगांव आए। 1941 में अपने भाषण में अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि इस जगह महारों ने पेशवा को हराया था। ये अंबेडकर थे जिनकी वजह से भीमा कोरेगांव दलित अस्मिता का केंद्र बना। ये वो कहानी है जो दलितों के संघर्ष की और इस मनुवादी व्यवस्था को चुनौती देती हुई कहानी। ये कहानी आपको बताती है कि वर्ण से कोई पराक्रमी नहीं होता। पराक्रमी व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है। इसलिए जातिगत बंटवारे से अलग शूद्र को शूद्र नहीं, इंसान समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप भारतीय न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं ये भी बताइए। उसके साथ साथ भारतीय न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचती रहे और ऐसी ही कहानियां लेकर हम आपके पास आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।